नाज़रीन, गजा की एड बंद करने के बाद इसराइल की जानिब से एयर स्ट्राइक्स की खबरें सामने आ रही है, जिसमें मासूम फलस्तीनियों की शहादतों की रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। रमज़ान मुबारक में हम दाखिल हो चुके हैं, दूसरा रोज़ा है, लेकिन गजा में एड बंद हो चुकी है और एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। उधर ज़ेलेंस्की के साथ जो लड़ाई है उसका पहला नतीजा समझ लेके आ गया है। यूरोप ने अमेरिकी नेवी को फ्यूल देने से इनकार कर दिया है। ये अब तक का बहुत बड़ा धचका है जो अमेरिकी एम्पायर को लगा है, और अमेरिकी एम्पायर जो वो तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और यूरोप ने अमली इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं। यूरोप ने अमेरिकी नेवी को फ्यूल देने से इनकार कर दिया है। तो ये मतलब अमेरिका का एम्पायर किस तरह सर्वाइव करेगा? अगर यूरोप इस हद तक एक्शन लेना शुरू हो गया है तो ये अमेरिका और यूरोप की जो लड़ाई है, वेस्टर्न ब्लॉक की जो लड़ाई है, वो अब ऑन ग्राउंड इस शिद्दत को जो है वो पहुंच गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, नेतन्याहू ने अपना मुशीर प्यूटन से मिलने के लिए रवाना कर दिया है। नेतन्याहू प्यूटन से मदद मांग रहे हैं और प्यूटन क्या मदद देंगे नहीं देंगे इस बारे में हम बात करेंगे। फिर नाज़रीन, जो हम पॉलिसी की बात कर रहे थे कि अगर वेस्ट टूट रहा है और वहाँ पर फिर हर मुल्क अपने हिसाब से फैसले लेगा, फिर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अलाइन नहीं होंगी विद अमेरिका एंड इजराइल, बल्कि वो अपने मफादात के मुताबिक होंगी। कनाडा की पहली कॉल मिडिल ईस्ट के अंदर हुई है। ये बड़ा गैर मामूली वाकया है। कनाडा की पहली कॉल मिडिल ईस्ट के अंदर हुई है और जॉर्डन किंग के साथ जब बात की गई है। इससे पहले कनाडा की कोई इंटरफेरेंस मिडिल ईस्ट में नहीं है। यूरोप इतनी इंटरफेरेंस नहीं करता, ये तो फिर भी कनाडा है। जो भी अमेरिका की पॉलिसी है, कनाडा उसके पीछे खड़ा है। लेकिन अब आप जरा देखिए, कनाडा मिडिल ईस्ट में कॉल कर रहा है, तो वजह सिर्फ ये है कि उस पॉलिसी का बाकायदा आपको इंप्लीमेंटेशन शुरू होती नजर आ रही है और आगे ये तेज हो जाएगी, जिसमें यूरोप अपने फैसले करेगा, बाकी मालिक अपने फैसले करेंगे और वो अलाइन नहीं होंगे विद अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल। बल्कि अगर यूरोप को इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है और मिडिल ईस्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है तो उनको जंगी हथियार भी दिए जाएंगे। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो सारा का सारा इजराइल की बुनियादों के खिलाफ है, क्योंकि इजराइल तो सारा खड़ा ही इस बात के ऊपर है कि पूरा वेस्ट एक कंबाइन फोर्स के अंदर इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल जिसको कहता है उसके साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं, उसको असलहा दिया जाता है, जिसको नहीं कहता उसको उसके साथ नहीं बनाए दिए जाते, बल्कि उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, क्योंकि खुद वेस्ट के अंदर जो है वो लड़ाई पैदा हो गई है। तो ये जो एक बिल्कुल नया मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है, आपके साथ शेयर करते हैं। $4 बिलियन का असलहा की खबर भी अमेरिका से इजराइल को हंगामी तौर पर दिए जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज हम गजा में करते हैं। गजा में दूसरा फेज शुरू नहीं हो सका, पहला फेज एक्सपायर हो चुका है। इजराइल की जानिब से पहले फेज को एक तरफा तौर पर एक्सटेंड किया गया है, जो कि बेतुकी सी बात है, जिसको हमास ने मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पहले फेज को एक्सटेंड करने का कोई लॉजिक नहीं है। जब अमन की तरफ बढ़ना है तो जो मुआहिदा हो चुका है उसी के मुताबिक दूसरे फेज की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन चूंकि इजराइल तो कोई पुरअमन सोल्यूशन नहीं चाहता, तो इसलिए वो मुख्तलिफ जो तरीके है वो इस्तेमाल कर रहा है। पहले एड बंद हुई है और अब जो है वो एयर स्ट्राइक्स की खबरें सामने आ रही हैं। फलस्तीनियों की शहादतों की खबरें जो है वो गजा से सामने आ रही हैं। वेस्ट बैंक में भी शहादतें हो रही हैं और गजा में एयर स्ट्राइक्स जो वो हुई हैं। एड बंद होने के बाद काफ़ी वहाँ पर सूरत हाल ख़राब है, लोग खाने की तलाश में हैं। आपको पता है कि अफ्तारी के लिए भी, सहरी के लिए भी, और इसके अलावा पहले भी जो एड आ रही थी वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स जितने ट्रक्स थे वो सारे के सारे दाखिल नहीं हो रहे थे, वो भी कम नंबर्स के ट्रक्स थे। अब तो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई है। पहले जरा दो हेडलाइंस देखिए। इजराइल एड ब्लॉक seen as a way to pressure Hamas into submission. Hamas calls Israel's Gaza aid block चीप ब्लैकमेल। ये जो इजराइल ये सारे घिनौनी हरकतें कर रहा है, इंतहाई शर्मनाक, और दुनिया में मुझे बताइए कि कौन ऐसा करता है। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो बंद कर दी है। तो ये सारा किस लिए किया जा रहा है? हमास को सबड्यू करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको अपनी शरात के ऊपर लाने के लिए। तो इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि हमास इनकी शरात नहीं मानी है, और शरात वही नहीं मानते हैं जो फाते होते हैं, जो हारे हुए होते हैं उनकी क्या शरात होती हैं। बल्कि इन्होंने तो हमास को वैसे ही सफा हस्ती से मिटाना था। तो हमास कैसे सबमिट करेगी या इजराइल के हाथों कैसे प्रेशराइज हो जाएगी, जिन्होंने इतनी लंबी जंग लड़कर और वो सारा कुछ होकर वो तब नहीं उन्होंने सरेंडर किया, तो अब इजराइल के सामने कैसे सरेंडर कर देंगे? तो इसलिए ये मामला मजीद खराबी ही की तरफ जाएगा, क्योंकि इजराइल की जो शरात है वो बेमानी है और वो इलॉजिकल है, वो रैशनल नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं है, बल्कि वो एरोगेंस के ऊपर मुबनी है, ठीक है, और फसाद फैलाने के ऊपर मुबनी है। इसके अलावा जरा कुछ और देखिए।
depressing start to Ramadan as food aid stops coming in. रमदान का स्टार्ट है लेकिन डिप्रेसिंग स्टार्ट है क्योंकि इमदाद आना बंद हो गई है. इसराइल अगेन वॉन्स हमास ऑफ अ रिटर्न टू वॉर. बार बार वो धमकियां साथ साथ दी जा रही हैं कि ये चीजें कबूल कर लो वगैरह ना जंग छेड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. Chaotic सर्च फॉर फूड आफ्टर इसराइल अनाउंस गाजा एड ब्लॉकेड. Chaotic सर्च मतलब लोग इधर उधर जा रहे हैं और खाने का जो वो इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि एड बंद कर दी गई. बहुत ही एक अफसोसनाक, इसको अब कैसे बयान किया जाए. कितना बाहर हजारों ट्रक्स खड़े हुए हैं, गजा के बाहर हजारों ट्रक्स खड़े हुए हैं. इधर 57 इस्लामी मुल्क हैं, वो इतना प्रेशराइज इजराइल को नहीं कर सके कि एड अंदर जाती रहे. तो ये इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसा शर्मनाक अफसोसनाक लम्हा है कि जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता. कि वो मलबे, एक तरफ मलबा है, ऊपर से रमजान है और ऊपर से एड नहीं है, खाना नहीं है, लोग इधर उधर सर्च कर रहे हैं. इजराइल इज डेस्परेटली ट्राइंग टू अवॉइड कमिटिंग टू एंडिंग द वॉर. ये असल बात है, जो असल बात मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं कि इजराइल ऑन ग्राउंड जंग हारा है, मुआहिदा उसको करना पड़ा, लेकिन अब मुआहिदे की वो घड़ी आ गई है जहां पर उसको कमिट करना है फुली एंडिंग द वॉर, जहां पर उसको कमिट करना है रीबिल्डिंग ऑफ गाजा, जहां पर उसको कमिट करना है फलस्तीनी रियासत. तो वो नहीं करना चाह रहा, इसलिए वो इधर उधर की टक्करें मार रहा है. एक तरफा तौर पर सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है, गजा की एड बंद कर दी, आगे खबरें आ रही हैं कि एयर स्ट्राइक जो है उसने शुरू कर दी हैं. तो असल बात यह है कि वो अवॉइड कर रहा है इस बात को कि जना एंडिंग द वॉर की तरफ मामला ना जाए. जैसे पहले उसने फलस्तीनियों की जो रिहाई है उसको रोका, फिर बाद में करना पड़ी. व्हाट वी आर सीइंग इज एन इजरायली अटेम्प्ट, अ डेस्परेट अटेम्प्ट नॉट टू कमिट टू द एंडिंग द वॉर, लीडिंग एवरीथिंग इनटू अनसर्टेनिटी. कि हर एक चीज को एक अनसर्टन पोजीशन के अंदर रखा जाए, गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर रखा जाए, विच गिव्स इजराइल द अपर हैंड टू गेट बैक इनटू फाइटिंग एनी टाइम. जिससे ये जब चीजें तय नहीं होंगी, गैर यकीनी सूरत हाल होगी, तो इससे इजराइल जो है वो किसी भी वक्त जंग छेड़ सकता है. इट्स अ वॉर क्राइम व्हाट दे आर डूइंग नाउ. ये बाकायदा जंगी जुर्म है. जरा इट्स अ वॉर क्राइम दैट दे आर डूइंग नाउ, denying a population of over 2 million people, about 70% of whom are women, children and the elderly. 70% जिनमें से औरतें और बच्चे हैं और बूढ़े हैं, उन लोगों को जब वो एड उनकी रोकना ये जंगी जुर्म है. It has been Israel backed by the United States that has refused to negotiate. पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि ये हमास नहीं बल्कि ये इजराइल है, backed by United States, जो निगोशिएट करने से हमेशा जिसने इनकार किया है और अब भी वही सबसे ज्यादा कसूरवार है. अच्छा, इसी के साथ खबरें ये सामने आ रही हैं कि इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, इजराइल के टैंक्स ने गोले बरसाए हैं जिससे शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं. इजरायली टैंक्स फायर कॉजेज कैजुअलिटीज इन रफा. टैंकों के गोले से कैजुअलिटीज हुई हैं, शहादतें हुई हैं. पीपल रश टू विक्टिम्स ऑफ इजरायली अटैक ऑन नॉर्दर्न गाजा. साथ शुमाली गजा के अंदर अटैक हुआ है और लोग उसकी तरफ दौड़े हैं कि वहां पर कितनी शहादतें हुई हैं. द आफ्टरमैथ ऑफ अ ड्रोन अटैक इन नॉर्दर्न गाजा इन बैत हनान. वहां पर अब मीडिया भी जा रहा है, अल जज़ीरा भी जा रहा है और बाकी लोग भी जा रहे हैं. वहां पर ड्रोन की जानिब से स्ट्राइक की गई है और वहां भी जो शहादतें हैं उनका खतरा बताया जा रहा है. अब आप जरा देखिए, जो इजराइल के राइट विंग, और ये अब तो पूरा इजराइली वैसे राइट विंग है, जो समूतरेच और बेन गवर, इनकी जानिब से सेलिब्रेट किया गया है. गजा के अंदर एड का रोकना इनके जानिब से सेलिब्रेट किया गया है. गाजा एड ब्लॉक अ मूव इन द राइट डायरेक्शन. इजराइल्स बेन गवर सेलिब्रेट्स गाजा एड ब्लॉकेड. अब नाज़रीन बात पता क्या है? बात यह है कि देखिए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता खुलेआम आकर इस तरह की चीजों को सेलिब्रेट करना है, इस तरह की चीजों के ऊपर जो है वो जश्न मनाना. तो बात यह है कि इसको आप उनकी शिकस्त के तौर पर देखिए, उनकी फतह के तौर पर ना देखिए. दुनिया की मोस्ट मॉडर्न आर्मी, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट और लीथल वेपन्स और जदीद तरीन, दुनिया के जदीद तरीन जंगी त्यारे, टेक्नोलॉजी, वसाइल, लाखों की फौज, ये सारी गजा के ऊपर हमलावर हुई. मकसद क्या था? हमास को क्रश करना. और इतने महीने गुजर जाने के बावजूद आज वो मोस्ट मॉडर्न आर्मी कहां पर खड़ी है, किस चीज को सेलिब्रेट कर रही है? हमास के क्रश होने को सेलिब्रेट नहीं कर रही, बल्कि गजा में एड बंद करने को सेलिब्रेट कर रही है. तो बात यह है कि जो गजा के लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, उनकी सप्लाई ऑलरेडी इजराइल ही कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ऑक्युपाइड लोग किस, देखें ये कोई वो नेशन नहीं है जो आजाद है और इजराइल के साथ लड़ रही है. ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इजराइल के कब्जे में हैं, जिनकी सप्लाई, जिनके बॉर्डर्स ऑलरेडी इजराइल कंट्रोल करता है. तो अगर मोस्ट मॉडर्न आर्मी एक छोटी सी तंजीम को खत्म करने के बजाय आज इतने अरसे के बाद इस सप्लाई लाइन को कट करके
ह्यूमैनिटेरियन एड को, औरतों और बच्चों को कट करके इसको अगर सेलिब्रेट कर रही है तो इसको आप फतह कहेंगे या इसको आप डिक्लाइन कहेंगे, इसको आप शिकस्त कहेंगे? तो बेसिकली ये उनकी शिकस्त है, उनकी फतह नहीं है। उनका जो पूरी पावर है वो एक्सपोज होती चली जा रही है। ये बेड़ा जो है वो इनका गरक होता चला जा रहा है, इसकी बुनियादें जो है वो टूटती चली जा रही हैं, चैलेंज होती चली जा रही है। ये अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस्लामी दुनिया ने अपना किरदार अदा करना है कि वो इस तरह के एग्रेशन को रुकवाएं, क्योंकि अगर इसराइल ने लड़ना है तो वो हमास से लड़े, हिजबुल्लाह से लड़े, लेकिन सिविलियंस के ऊपर जुल्म, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स, उनकी एड बंद करना हमास इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी इंसानियत का काम है और पूरी इस्लामी दुनिया का काम है। अब आप देखिए इजराइल के अंदर मुजाहरे शदीद होते चले जा रहे हैं। इजरायली जो मिनिस्टर्स हैं उनके घरों के बाहर अलग से मुजाहरे शुरू हो गए। प्रोटेस्टर्स गैदर आउटसाइड होम्स ऑफ इजरायली मिनिस्टर्स। पहले तल अवीव में मुजाहरे हो रहे थे या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, लेकिन अब इजरायली मिनिस्टर्स के घरों के बाहर जो मुजाहरे बाकायदा तौर पर शुरू हो गए। इसके साथ साथ एक और अहम खबर है, जो इजरायली प्रिजनर्स रिलीज हुए हैं उनकी मुलाकात ट्रंप से होने जा रही है। रिलीज कैप्टिव्स टू विजिट ट्रंप एट व्हाइट हाउस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो है वो क्या बात वहां पर करते हैं, क्योंकि रिलीज होने के बाद इनके जो सारी स्टेटमेंट्स आई हैं, इन्होंने कहा है कि जंगबंदी को आगे बढ़ाया जाए। और पिछले दिनों मुख्तलिफ इजरायली कैदियों ने जो है वीडियोस जारी की जिसमें उन्होंने ट्रंप से अपील की कि जो दूसरा फेज है उसकी तरफ बढ़ा जाए, और ट्रंप ने उनकी वीडियोस को शेयर किया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे कैदी जो हैं ये इस बात को कह रहे हैं कि दूसरा फेज जब उसकी तरफ बढ़ा जाए, तो ये ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है। वहां पर क्या बात होती है ये बहरहाल देखना है। वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली एग्रेशन है एक्सपैंड होता चला जा रहा है, हम मुसलसल उसकी निशानदही कर रहे हैं। एक आतिश फिशा है जो वहां पर अनफोल्ड हो रहा है। इजराइल जेनोसाइड इज एक्सपेंडिंग इनटू द वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पर नजरें कम हैं, वहां से खबरें कम हैं, वहां पर तवज्जो कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंतहाई ब्रूटल वॉर नॉन स्टॉप वेस्ट बैंक के अंदर जारी है, उनके गली मोहल्लों में और जगह जगह पर, और जख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, डिस्प्लेस किया जा रहा है। 67 के बाद सबसे लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट है जो वेस्ट बैंक के अंदर हो रही है। अब आप देखें थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज घरों से निकाल दी गई हैं, वो कहां जाएंगी और इसका जो है वो नतीजा क्या निकलेगा। इसी दरमियान एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की जानिब से $4 बिलियन का इमरजेंसी आर्म्स सेल इजराइल को की गई है। पहले ये $3 बिलियन की खबर आ रही थी, अब ये $4 बिलियन है। यूएस फास्ट ट्रैक्स $4 बिलियन आर्म्स डिलीवरीज टू इजरायली रिजीम। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इसको जो है वो फास्ट ट्रैक किया है। मार्को रूबियो सेड द यूएस विल यूज ऑल अवेलेबल टूल्स टू प्रमोट इजराइल सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें ये एड नहीं है लेकिन ये आर्म्स डिलीवरीज है। और जो अमेरिका आप देखिए वो सैंक्शंस लगा देता है, जैसे ईरान के ऊपर लगाता रहता है, लेकिन जिसने जेनोसाइड किया, जिसने वॉर क्राइम्स किए हैं, उसको मजीद असलहा जो है वो बहरहाल दिया जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन जिस पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया तब्दील हो रही है और वेस्टर्न जो ममालिक हैं वो उनको अपनी पोजीशन जो है वो बदलना पड़ेगी, क्योंकि उनके आपस में इख्तलाफात, और सबसे बढ़कर अमेरिकी जो एक पूरा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है अमेरिका का, यूरोप का, इत्तेहादियों का, जिस बुनियादी नुक्ते के ऊपर खड़ा था वो टूट रहा है। तो अब तमाम ममालिक अपनी अपनी लाइन लेंगे, अपनी अपनी पॉलिसी लेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है। कनाडा की पहली कॉल मिडिल ईस्ट के अंदर हुई है। जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने किंग अब्दुल्ला को कॉल किया। जॉर्डन किंग डिस्कस गाजा विद कनाडा's ट्रूडो। अब नाज़रीन ये उसके बाकायदा आपको असरात हैं जो ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं। ये कोई छोटा वाकया नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, अब इसी के साथ जो खबर सामने आ रही है कि अमेरिका में ये डिस्कशन हो रही है कि कनाडा के साथ जो बॉर्डर है उसको भी दोबारा से जो है ना रियलाइन किया जाए, उसको भी दोबारा से देखा जाए। यानी उसका मतलब यही है कि ये कहेंगे कि कनाडा का फलां इलाका ये हमारा है। तो ये इस तरह से वहां पर ये बात चल रही है। तो देखें कनाडा, मैक्सिको, बाकी जो वेस्टर्न सारे इत्तेहादी हैं, यूरोप है, इनका प्रोटेक्टर था अमेरिका। कनाडा टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। यूरोप का प्रोटेक्टर, यूरोप का जो लीडर है वो अमेरिका था। अब इन ममालिक को खतरा अमेरिका से पैदा हो गया, जो मुहाफिज था वो उसी से खतरा पैदा हो गया। तो इन ममालिक ने, भाई आप एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो रियल वर्ल्ड है, यानी कि अब इत्तेहादी था तो वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो फिर क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये सारे ममालिक अपनी हिफाजत के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी चीज कोई इत्तेहादी नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिए। किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी चीज उसका अपना तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी होती है। तो अब इन ममालिक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी राहें तलाश करनी है ना। कहीं से असलहा लेंगे, कहीं से ट्रेड करेंगे, किसी की मदद हासिल करेंगे, कहीं से अलायंस बनाएंगे। तो दुनिया से अलग अंदाज में इंगेज करना पड़ेगा। दुनिया से ताल्लुक बनाएंगे तो उनके मसले भी सुनने पड़ेंगे, उनके साथ भी फिर खड़ा होना पड़ेगा, दोबारा से अलायंस बनाने। तो ये देखें कनाडा
کے ساتھ معاملہ اور کینیڈا مڈل ایسٹ میں بات کر رہا ہے. اور اس کا پھر مزید آپ اس کو دیکھیں گے کہ یورپ اسی انداز میں آگے مزید بڑھے گا کہ یورپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے کہے گا کہ انویسٹمنٹس کریں یورپ میں, تو مڈل ایسٹ اس کے جواب میں ان سے کیا ڈیمانڈ کرے گا. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو لیول کی, ایک بڑی پروفاؤنڈ لیول کی تبدیلی ہے جو ویسٹ کے اندر آ رہی ہے. اور اسرائیل جو ڈیفیٹڈ اسرائیل ہے, جو اپنے سہارے قائم نہیں رہ سکتا, جو ویسٹ کے سہارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, تو وہ ویسٹ اس طرح سے اس کے اپنے مسئلے اب اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اس انداز میں اسرائیل کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسرائیل کے لیے وہی اکلوتا راستہ تھا نارمل سٹیٹ بن کے رہنے والا. طاقت کا زور تھا تو طاقت تو ایک دن ختم ہو جانا تھی, اور وہ آپ کے سامنے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ آغاز ہے, مزید آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. اسی درمیان نتنیاہو کی جانب سے ایک اور چالاکی یہ کی گئی ہے کہ پیوٹن کی جانب اپنا اس نے ایک ایڈوائزر بھیجا ہے. نتنیاہو sent his military secretary to Moscow to discuss to ensuring Russia's presence in Syria at the expense of Turkey. اب بات پتہ کیا بات یہ ہے کہ روس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں جو یوکرین کی جنگ ہے نا, وہ ٹوٹل اسرائیل کے خلاف گئی ہے. یوکرین کی جنگ سے پہلے دیکھیں رشیا اسرائیل کا اتحادی تھا, چائنا کی انویسٹمنٹس تھی حائفہ کے اندر, لیکن یوکرین جنگ ہوئی, رشیا کو ضرورت پڑی اتحادیوں کی, اور اتحادی ساتھ کون کھڑا ہوا؟ ایران. تو ایران نے جب مدد کی تو بدلے میں رشیا کو بھی مدد کرنا تھی. ٹھیک ہے, اور ایک نیا ورلڈ آرڈر کی طرف بھی معاملات چلے, تو رشیا کو پیچھے ہٹنا پڑا اسرائیل سے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری جنگ ان کے خلاف گئی ہے. اب جب رشیا نے بہت زیادہ ہارڈ لائن لینا شروع کر دیا, ابھی جو فارن منسٹر کا دورہ تھا بڑا غیر معمولی تھا, مڈل ایسٹ کا ہوا ہے رشیا کے, انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو اسرائیل کی ایل انٹینشنز ہیں, جو شام میں ہیں, جو لیبنن میں ہیں, جو غزہ میں ہیں, جو ویسٹ بینک میں ہیں, یہ اس حوالے سے خبردار رہے. شام کے حوالے سے بھی انہوں نے خبردار کیا. تو رشیا نے زیادہ ہارڈ لائن پوزیشن اسرائیل کے خلاف لے لی. تو اب جو ہے نا رشیا کی حمایت حاصل کرنے کا یہ ٹرک ہے, اس کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے مفادات ایک ہیں, آپ کے مفادات کا ہم تحفظ کر سکتے ہیں, ایران نہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مفاد یہ ہے سیریا کے اندر پریزنس, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ کی پریزنس رہے, اور بدلے میں آپ کیا ہے کہ ہم ٹرکی کو کنٹین کریں گے. اور بھائی پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ٹرکی کو کنٹین کریں گے. مطلب رشیا کیا بے وقوف ہے, اور رشیا کیا کنٹین کرے گا ٹرکی کو. ٹھیک ہے, رشیا نے کیا کنٹین کرنا ہے, رشیا کوئی کنٹین نہیں کر سکتا. یہ جو رشیا کی پریزنس ہے وہ کھڑی ٹرکی کے اوپر ہے, اگر ٹرکی نہ چاہے تو رشیا یہاں پر فی الحال رہ بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کیونکہ ان کا انفلوئنس ہے بھائی, سیریا کے اوپر ان کا انفلوئنس ہے. اگر سیرین اتھارٹیز ایگریمنٹ نہ کرے تو رشیا کیسے رہے گا. تو اس لیے بات یہ کہ یہ فضول سی ان کی منطق ہے, لیکن وہ رشیا کی حمایت چاہتے ہیں, اور رشیا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ یہاں پر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, ایران ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا, اسلامی دنیا کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور آپ دیکھیے کل رشیا اور ٹرکی کے فارن منسٹر کی بات ہوئی, تو ان کی بڑی زبردست اس وقت انگیجمنٹ ہے, بڑے زبردست ان کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ادھر ادھر ڈوبتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں, تو یہ نتنیاہو والی فی الوقت وہی صورتحال ہے. اب ذرا ہم آخر میں یورپ کی بات کرتے ہیں. بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. زیلنسکی کی لڑائی کے اوپر ہم نے آپ کو اپنی رائے دی تھی کہ یہ ٹوٹل ٹرمپ نے اپنا نقصان کیا ہے, یہ معاملہ نیگیٹیولی ٹرمپ کے خلاف جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ تو زیلنسکی الٹا بہادر لیڈر بن کر وہاں سے ابھرا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں ٹرمپ نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا, اس کے خلاف جائے گا. اور ہم نے آپ کہا تھا کہ یورپ تیزی کے ساتھ مزید سٹینڈ لے گا. اس کا پہلا اطلاق آپ کو سامنے آیا آن گراؤنڈ. سب سے بڑی تبدیلی یہ سامنے آئی ہے ورلڈ وار 2 کے بعد. یورپین نیشنز نے, یورپین کنٹریز نے امریکن نیوی کو فیول دینے سے انکار کر دیا ہے. بریکنگ, یو ایس نیوکلیئر سب فورس ٹو ٹرن اراؤنڈ آفٹر فیول ریفیوزل. ون آف نارویز لارجسٹ مرین فیول سپلائرز now has reportedly says it will no longer provide fuel to US Navy vessels. اور یہ ٹرمپ اور زیلنسکی کی میٹنگ کے بعد ہوا. اور ناروے نے سخت سٹینڈ اسرائیل کے خلاف بھی لے رکھا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ ممالک ہیں جو بہت زیادہ وہاں پر بات کر رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے. اب ناروے نے سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم امریکن جو ویسلز ہیں ان کو فیول نہیں دیں گے. اب مجھے بتائیے امریکن امپائر کیسے سروائیو کرے گا؟ یعنی اگر یورپ اس حد تک سٹینڈ لے رہا ہے تو امریکن امپائر کا جو بنیادی فارمولا ہے نا, وہ یہ ہے امریکہ پلس ایلائز. اگر ایلائز نکال دیتے ہیں تو امریکہ بطور امپائر قائم نہیں رہ سکتا. وہ گریٹ پاور کے طور پر ظاہری بات ہے وہ رہے گا, لیکن امپائر اس کا نہیں چل سکتا اگر یورپ نہیں ہے. تو یورپ نہیں ہے اس کے ساتھ, اور اس کے براہ راست اثرات ساری دنیا کے اوپر ہوں گے, اور ڈائریکٹلی اسرائیل کے اوپر ہوں گے, مڈل ایسٹ کے اوپر ہوں گے. اب ذرا یورپینز کی باتیں آپ سنیے. یورپین نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کو نئے لیڈر کی ضرورت ہے, فری ورلڈ کو نئے لیڈر کی ضرورت ہے. اب اس پر بھی سوال یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نئے لیڈر کی ضرورت ہے, یعنی ویسٹ کا جو لیڈر ہے وہ امریکہ ہے,
اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نئے لیڈر کی ضرورت ہے. تو نیا لیڈر کون ہوگا؟ دیکھیں فرانس ہوگا یا برطانیہ ہوگا, یہ دو ہی ہوں گے نا. تو ان کی تو اتنی بڑی اکانومیز نہیں ہے, تو پھر اکانومی کہاں سے آئے گی؟ تو انویسٹمنٹس لینا پڑیں گی نا. دیکھیں دنیا بدل رہی ہے, امریکہ کے پاس تو بہت بڑی اکانومی ہے, تو برطانیہ اور اگر فرانس نئے لیڈر بنتے ہیں تو انویسٹمنٹ چاہیے. انویسٹمنٹ سب سے زیادہ کہاں سے اس وقت آ رہی ہیں یا آ سکتی ہیں؟ وہ مڈل ایسٹ ہے, اس کے بعد چائنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر مڈل ایسٹ کی بھی بات ماننی پڑے گی نا. پھر یہ تو نہیں کہ اسرائیل جو کرتا ہے کرتا رہے, ایسا کیسے چلے گا مجھے بتائیے. تو دنیا ناظرین یہی ہے, جب آپ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر دنیا کا اقتدار بدلتا ہے, اور وہ بدل رہا ہے. کچھ ہیڈ لائنز میں یورپینز کی جانب سے جو سامنے آ رہی ہیں میٹنگ سے پہلے کی, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. موسٹ یورپین کنٹریز اف ناٹ آل ول چوز یوکرین بیکاز فار اس اٹ از این ایگزسٹینشیل میٹر. اگر سارا یورپ نہیں تو میجورٹی آف دا یورپ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ یورپین لیڈران کے بیانات ہیں. بلومبرگ. The values that linked Europe and the United States after World War II are no longer shared. World War II کے بعد جس ویلیوز کے اوپر, جس بنیاد کے اوپر امریکہ اور یورپ کا الائنس بنا تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. یورپین لیڈرز کے بیانات بلومبرگ کوٹ کر رہے ہیں. یورپین لیڈرز فیس ورسٹ کیس سینیریو ایز دے مسٹ ڈیل ود اگریسو رشیا الون. اب ہم نے اکیلے رشیا کا سامنا کرنا ہے. جرمنی ارج یورپ ٹو بریک فری فرام یو ایس انفلوئنس انڈر ٹرمپ. یورپ امریکہ کے انفلوئنس سے نکلے. ٹرمپ از پشنگ اس ٹو چوز بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یوکرین. ٹرمپ ہمیں پش کر رہا ہے کہ ہم امریکہ اور یوکرین میں سے کسی ایک کو چوز کریں, اور ہم یوکرین کو چوز کریں گے. ٹھیک ہے, یہ یورپ کے جو بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور انہوں نے فیول دینے سے انکار کر دیا. یہ پہلا نتیجہ جو ہے سامنے آیا. اور ادھر کینیڈا کے مڈل ایسٹ میں کال ہوئی ہے, تو ادھر نتنیاہو کی بہت ساری حرکتیں ہیں, اور وہ ہر حد تک جائے گا. دنیا کا سب ظالم ترین شخص, آپ اس سے کوئی امن کی توقع نہیں رکھ سکتے, تو وہ ہر حد تک جائے گا. اس کا سامنا صرف طاقت ہی سے کیا جا سکتا ہے, اور طاقت ہی سے اس کا سامنا ہوگا, اور اس کے کوئی گولز اچیو نہ ہوں گے, کسی طور پر وہ فاتح نہ ہوگا, اور بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا. اس وقت کی تازہ ترین خبریں ہیں. دنیا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے, اس کے براہ راست اثرات اسرائیل کے اوپر, مڈل ایسٹ کے اوپر کس طرح سے پڑ رہے ہیں, وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.